हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आज है हमारा डे 3। 120 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैश करना है हम लोगों को। उसके लिए हम लोग डे 3 में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा बहुत रेजोनेंस और थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन। डे 1 और डे 2 में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सिग्मा पाई बॉन्ड्स और हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। आज हमारी जो शुरुआत होने जा रही है वो है एक सवाल। पिछली बार हमने आपके जो वीडियो खत्म की थी उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन तो आपको सिखा दिया था करना। जो चीज़ नहीं सिखाई थी वो ये नहीं बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन क्या है। तो आज हमारी जो चर्चा है वो है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। अब ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र नहीं करेंगे, सारे कार्बन कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सवाल समझिए। पहले तो सवाल को समझना बहुत जरूरी है। सवाल हमारे पास है कि मेरे पास प्रोपेन है, प्रोपीन है और प्रोपाइन है। आपको ये जज करना है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इस कार्बन से इस कार्बन के बीच वो ए है, और इधर जो बॉन्ड लेंथ है वो बी है, और इधर हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो सी है। आपको ये बताना है कि सर ए बी सी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। दूसरी बात जो आपको बतानी है कि ये जो बॉन्ड लेंथ एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। आपको एक्स वाई जेड का भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी चीज पूछी गई है, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मार्क्ड कार्बन। देखिए इस कार्बन पे यहाँ पे स्टार लगा दिया है तीनों पे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको कंपेयर करना है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो आपको बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो इतने से प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन से मैंने आपसे 4 बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। अब बच्चा सब कुछ यहां से याद करने की कोशिश करता है कि ये होगा तो ये कर देंगे, डबल की ज्यादा, सिंगल की कम, ट्रिपल की और ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा उसकी ज्यादा, मतलब बहुत सारी बातें। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 और ये 2 और 6 फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। 6 के 6 फैक्ट्स रट रटा के पहुंचोगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हो। तो लॉजिकल अप्रोच के साथ चलते हैं। आपको पहले ही बताया था बायोलॉजिकल अप्रोच ऑर्गेनिक में फेल करा देगी, तो लॉजिकली आप इसको अप्रोच करिए। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं भाई। देखिए इस वाले की शक्ल अगर आप देख रहे हो तो फिर कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड एक भी नहीं। पिछले वाले का रिवीजन देखो, पाई बॉन्ड अगर 0 होंगे तो sp3, सही बात। पाई बॉन्ड 1 होगा तो sp2, और पाई बॉन्ड अगर 2 होंगे तो sp। ठीक, यहां पे पाई बॉन्ड 1 भी नहीं है तो क्या हो गया भैया sp3, और ये वाला भी क्या हो गया हमारा sp3। यहां पे देखो एक पाई बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो फिर ये वाला हमारा जो हो जाएगा, ये हटा रहा हूं मैं, ये हमारा हो जाएगा भाई साहब sp2, और ये वाला भी हो जाएगा sp2। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अगर आप यहां पे देखोगे तो 2 पाई बॉन्ड्स आ चुके हैं। ये दोनों कार्बन हमारे क्या हो जाएंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएंगे। ठीक बात। अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, पीछे भी आपको ये सिखाया है, फिर से देख लीजिए, देख लिया आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती सर ये sp है तो इसमें यहाँ पे 50% s है और 50% p है। सेम यहाँ पे होगा 50% s और 50% p, सही है एकदम। फिर अगर इधर बात करी जाए तो जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है वो यहाँ पे कितना है भाई 33.3%, और 66.6 या 7 होगा p वाला। भाई 3 टुकड़े थे ना, sp2। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप यहाँ देखोगे तो परसेंटेज s कैरेक्टर हमारा कितना है 33.3%। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें तो s कैरेक्टर कितना है भाई इस पर्टिकुलर केस में, परसेंटेज ऑफ s दैट इज 25%। ठीक, यहां पर भी आप देखोगे तो कितना आ रहा है 25%, रेस्ट 75% हमारा p है। अब मैंने आपको ये s परसेंट क्यों बताया, s कैरेक्टर का परसेंट क्यों बताया, क्योंकि ये सारे सवालों का जवाब हमारा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है। ठीक, अब देखो यार समझो, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके? हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे जैसे s कैरेक्टर भाई साहब बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की बढ़ जाएगी। ये आपको कहानी केमिकल बॉन्डिंग में आपका इनऑर्गेनिक वाला टीचर पढ़ा के भेजता है।
हालांकि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, रिवीजन कर लो, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो अगर आप यहां पे देखोगे 25% है, यहां पे देखोगे सर 33% है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा 50% है, तो बढ़ रहा है ना। तो ये वाला जो कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन CH वाला, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर हमारे पास डबल बॉन्ड वाला CH2 डबल बॉन्डेड, और उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्डेड, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्डेड। तो अगर आपसे कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई जगह आगे लगने वाला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं ना कहीं एसिडिटी को इससे हम समझाएंगे, कहीं ना कहीं आपको बेसिसिटी को इससे समझाएंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ से सीख के जानी है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन में है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर था भाई साहब 50 था, तो फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड उससे कम, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक बात। तो ये तो पहली बात हमारी हो गई। उसके बाद एक सेकंड यार चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रही बढ़िया, हाँ चलो सही चल रही है, हो भी गई 6 मिनट की। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि देखो पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मार्क्ड कार्बन, हमने बता दिया याला ज्यादा याला कम याला और कम, ये मार्क्ड कार्बन थे हमारे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सवाल पूछा गया है बॉन्ड लेंथ का। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ का चक्कर ये होता है कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है वो एस कैरेक्टर से इनवर्स रिलेशन रखती है। क्या रखती है? इनवर्स रिलेशन रखती है, यानी कि खुदा ना करे कभी बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ गई, ठीक, तो यानी कि आपका एस कैरेक्टर वहां पे कम है, या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो अगर एस कैरेक्टर की बात करी जाए तो ए बी और सी में आपने सब कुछ देख लिया एस कैरेक्टर के बारे में। मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं कि ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बी की थोड़ी कम है, और सी की सबसे ज्यादा कम है। सॉरी ए बी सी मैंने हाँ सही लिखा है, ए बी और सी। तो एस कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ घट गई। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें था? यहां पर था, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर था, 50 इधर था 50 इधर था। तो हमारा क्या हो गया, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गई, ये सी वाली सबसे कम, बी वाली उससे थोड़ा ज्यादा 33% था, उससे थोड़ा 33.3 था, और यहां पर हमारा 25% था, सबसे पीछे चला गया ए देन बी देन सी। ये क्या हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ। ठीक, अब दूसरी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है भाई साहब, ये एक्स वाली, वाई वाली और जेड वाली। ध्यान लगाइए, ये तो एस ही होता है बेचारा, हाइड्रोजन 1s1, ये भी एस है और ये भी एस है। ठीक, अब अगर आप कंपेयर करोगे कि कौन से वाले में ज्यादा एस है, तो भाई साहब इसमें सबसे ज्यादा एस है। sp और s क्या कॉम्बिनेशन है? sp और s का कॉम्बिनेशन है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 66% से भी ज्यादा s आपको मिल जाएगा। यहां पे अगर बात करोगे तो sp2 और s का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का इधर लिख दिया है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं 2:2 50% s मिलेगा। और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो sp3 और s है, यानी कि आपको 20%, सॉरी 20% नहीं, पता नहीं कितना, अरे यार कभी कभी कैलकुलेशन में हमें सोचना पड़ जाता है। 25 था और s बढ़ गया तो हाँ 20 हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, नहीं घट जाएगा, बढ़ जाएगा, सोच लेते नहीं है, लिख लेते हैं। sp3s ये है आपका 25 था, 75 ये था, और इसको ऐड कर दोगे तो अरे यार इतना कंफ्यूजन होता है केमिस्ट्री में। S2P3 करते हैं तो ये 40% होगा, ये 60% होगा। ठीक, 40 और 60 हो गया। तो ओवरऑल आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ और कम है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, बॉन्ड लेंथ ऑफ X देन Y देन Z। ठीक, ये भी हमने आपको डिकोड करके दिखा दिया कि एक्स वाई जेड में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एबीसी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एल्केन एल्कीन और एल्काइन में। ठीक, तो ये पार्ट 3 तक चले गए। थोड़ा बीच में कंफ्यूजन हो गया था, हुआ क्या था, ऐसे ही मतलब मजाक चल रहा था आपको समझाने के लिए। अब बात आती है कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। अब जब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी 1 है, पार्ट 1 जो है उसमें आपका केमिकल बॉन्डिंग है, तो वहां आपको पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको आपका टीचर सिखा के भेजता है इनऑर्गेनिक वाला कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में भैया इनवर्स रिलेशन होता है।
वहां पे नहीं सीखा है तो यहां पे सीख लीजिए। तो ओवरऑल हमें अब क्या पता चला कि एस कैरेक्टर और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन में है। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आप इस टेबल को देख लो, कभी कोई सवाल ही नहीं गलत होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक, बस ये आना चाहिए, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब तो कुछ करना ही नहीं है, ऑर्डर बताना है भाई। कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एस कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए आंसर लिखे दे रहा हूं कि आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी होगी किसकी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, पेन बदल दे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और फिर सबसे कम होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। तो ये हमारा एक सवाल था हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन का, या आपने पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला, फिर देखा कितना परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर है और उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर किया। ठीक, अब बच्चे क्या करते हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है, रट लो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है आई थिंक 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक, उसके अलावा दूसरा वाला डबल बॉन्ड जो होता है ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड भाई मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद होता है 1.2 के अराउंड, या होता ही है, इतना ही होता है, कम ही हो रहा है, देख रहे हो। ठीक, अब बच्चा रट रटा के पहुंचा प्रोपेन में इतना, प्रोपीन में इतना, प्रोपाइन में इतना, और एग्जामिनर ने कुछ और दे दिया तो सोच रहा है, साइक्लिक वाला दे दिया, अब सोच रहा है क्या होने वाला है। ठीक, तो फिर इस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी, एक शॉर्टकट ट्रिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक, तो ये सबको समझ में आ गया कि कहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, कहाँ पे बॉन्ड एनर्जी घटेगी, कहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कहाँ पे बॉन्ड लेंथ घटेगी। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपनी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर ब्रांच पे या कोर आर्टिकल पे, वो है क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में अगर बात कर, भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ठीक, रेजोनेंस की बात करी जाए तो आप कोई भी एग्जाम ले लो दुनिया का, मतलब दुनिया का कोई एग्जाम ले लो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो बात की बात है। ठीक, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, चाहे आप सैट का एग्जाम दे दो, चाहे आप दे दो कौन सा IIT, चाहे दे दो नीट, चाहे दे दो एम्स, बिट सैट, इधर उधर गली गली डगर डगर, रेजोनेंस का एक सवाल आना मस्ट है। कोई ना कोई एक ऐसा सवाल होगा जिसका एक्सप्लेनेशन हमारा रेजोनेंस होगा। ठीक, तो शुरू करेंगे रेजोनेंस। जरा ध्यान लगाइएगा और पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि आप इसको लिख लें और समझ लें। ठीक, तो मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस के ऊपर, या नहीं बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस के ऊपर। मतलब बात करते करते ये तो नीले वाले की इंक ही खत्म हो जाती है, खराब हो गया ये, इस पर बात नहीं करेंगे। जैसे अगर आप बात करें गाड़ी चलाने पे, तो गाड़ी चलाने का जो यूनिवर्सल सिंबल है वो क्या है, ऐसे ऐसे करते हैं ना। ठीक, तो गाड़ी चलाने से पहले जब आप उसको सीखते हैं तो आपको क्या बताया जाता है, क्लच कहाँ पे है, गियर कहाँ पे है, हैंड ब्रेक कहाँ पे है। अगर बड़ी वाली गाड़ी चला रहे हो तो यूं यूं करके बताएंगे स्टीयरिंग कहाँ पे है। ठीक, सीट बेल्ट लगाना आपको सिखाएंगे। तो वैसे ही रेजोनेंस को जब भी आप पढ़ाया जाए आपको, तो पहले रेजोनेंस से जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है क्या, कॉन्जुगेशन के बारे में आपको हम बता दें। तो जैसे अगर आपको गियर क्लच उसका अच्छा आइडिया होगा तो आपकी गाड़ी बड़ी स्मूथली चलेगी, और अगर मैं आपको गियर क्लच के बारे में ना बताऊं तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएगी। वैसे ही रेजोनेंस से पहले थोड़ा सा कॉन्जुगेशन अगर आप पढ़ लोगे, जरा सा पढ़ लोगे, बस 2 मिनट लगेंगे कॉन्जुगेशन पढ़ने में, तो इस 2 मिनट में आपको कहीं ना कहीं 50% रेजोनेंस आ जाएगा। फिर बस आपको गाड़ी चलानी है कि गियर दबाना है, एक्सीलेटर मतलब गियर बदलना है, एक्सीलेटर दबाना है, क्लच थोड़ा चेंज करना है, चल दी गाड़ी। ठीक, तो पहले जरा कॉन्जुगेशन पे बात कर लेते हैं, रेजोनेंस 2 मिनट बाद देखते हैं कॉन्जुगेशन का क्या मकसद होता है। देखिए, अगर आपके पास मेरा ब्लैक वाला मार्कर, पहले तो अरे हटो तुम लोग, कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है, क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। ठीक, और इसमें नियरेस्ट कार्बन जो है
सारी बात कार्बन ही की है। नियरेस्ट कार्बन, इसमें कोई चीज प्रेजेंट हो, मैं 5 शर्तें बता रहा हूं। कितनी? 5 शर्तें मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से कोई एक प्रेजेंट हो तो आप समझ जाइए कि आपका सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देखिए पहली शर्त क्या है, वहां पे पाई बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। ठीक। दूसरी शर्त हमारी ये है कि हो सकता हो वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक। हो सकता हो नेगेटिव चार्ज हो सकता हो वहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, या वहां पे आप और अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो फ्री रेडिकल हो। ठीक। और उसके बाद वहां पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि लोन पेयर हो। ठीक। तो ये 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जोड़ दी जाए तो फिर आप कहोगे कि मेरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अनसैचुरेटेड सिस्टम में मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड लिया ऐसे, इसका जो नियरेस्ट कार्बन है वो ऐसे मैंने जोड़ा। ठीक। और इस नियरेस्ट कार्बन से एक पाई बॉन्ड जोड़ दिया ऐसे। ठीक। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो बताया है वही किया है कि मेरे पास एक ये जो था भैया, ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम था और इसका नियरेस्ट कार्बन कौन सा है, पड़ोसी कार्बन ये है। उससे क्या जोड़ा मैंने, पाई बॉन्ड जोड़ दिया। ठीक। तो अब ये जो सिस्टम होगा भाई, इसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसका नाम क्या होगा इस सिस्टम का, इसको कहा जाएगा पाई पाई कॉन्जुगेशन। कहीं ना कहीं पेपर में लिखा आ जाता है, बच्चे को पता ही नहीं है पाई पाई कॉन्जुगेशन क्या है। तो पाई यहां पे, पाई यहां पे, तो पाई और पाई के बीच क्या है, कॉन्जुगेशन है। पहला वाली कैटेगरी कहलाएगी पाई पाई कॉन्जुगेशन। दूसरी वैरायटी क्या हो सकती है कि ये जो कार्बन होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहां पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया। ठीक। अगर आपको ये कंडीशन दिख रही है तो फिर इसको कहा जाएगा पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम का डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। यहां पे तो पाई इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व है ना भाई। ठीक। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, पाई कॉन्जुगेशन। अगली शर्त हमारे पास क्या थी कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, पड़ोस वाले कार्बन पे एक नेगेटिव लगा दिया मैंने ऐसे। अब नेगेटिव लगाने के बाद भैया इसको क्या कहा जाएगा, आप कहोगे नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। ठीक। नेक्स्ट हमारी शर्त क्या थी कि सर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा या फ्री रेडिकल होगा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए कैसे हो सकता है, कार्बन कार्बन और पड़ोस वाले कार्बन पे क्या हुआ, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ गया, या मैं कह सकता हूं एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। ठीक। तो मैंने आपको 4 वैरायटी बता दी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, एक तीसरी थी और ये चौथी थी। सही बात। नेक्स्ट हमारे पास एक आखिरी वैरायटी होती है कि मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके पड़ोस वाला कार्बन, या कह सकते हैं इस कैटेगरी में यहां पर नाइट्रोजन भी हो सकता है या ऑक्सीजन भी हो सकता है। यहाँ पे जो नियरेस्ट कार्बन है मे बी ये नाइट्रोजन हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक। तो मतलब एक ये शर्त कोई मतलब कसम खिला नहीं रहे कि कार्बन ही होगा नियरेस्ट में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर भी हो सकते हैं, मे बी क्लोरीन भी हो सकता है, तो कोई दूसरा एटम भी चलेगा। यहाँ पे 4 केसेस में मैं आपको कार्बन ही दिखा रहा था, अब मैं आपको दूसरी वैरायटी दिखाने जा रहा हूं। तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग वाले ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ठीक। तो अब आप देखिए, ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया, ये नियरेस्ट एटम हो गया। ठीक। और उस पर एक लोन पेयर है, तो डबल सिंगल लोन पेयर, ये भी हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड कहलाएगा। नाम क्या पड़ जाएगा, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ठीक। तो ये बात थी कॉन्जुगेशन के बारे में कि ये कितने टाइप का होता है, कहां कहां पे होता है। तो टोटल 5 शर्तें निकल के आई। क्या कॉन्जुगेशन की शर्तें निकल के आई कि डबल सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो भी कॉन्जुगेशन, और उसके बाद डबल सिंगल फ्री रेडिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो भी कॉन्जुगेशन। एट लास्ट हमारे पास क्या था, डबल सिंगल और लोन पेयर, ये होगा तो भी कॉन्जुगेशन। सही बात।
आपको कॉन्जुगेशन समझ में आ गया। अब कहीं पर भी किताब में आपको लिखा दिखाई दे कि पाई पाई कॉन्जुगेशन है, यानी कि डबल सिंगल डबल है, खुदा न करे लिखा दिख जाए पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, यानी कि डबल सिंगल प्लस है, देखिए स्टाइल होता है। अब वो आपसे ये ना दिखा के ये कह दे तो आपको सोचना पड़ेगा भाई क्या करना है मुझे। नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन ये हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन ये हो गया, और लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन भाई साहब ये हो गया। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा मतलब एक वैरायटी रह जाती है लोन पेयर वाले का। एक फिर से देख लो एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक तो इसकी इंक खत्म, इसको फेंक दे, मैं तो सोच रहा हूँ हटाओ इसको। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे फिर से दिखते हैं अच्छे से ऐसे, और फिर एक और सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद मेरे पास NH2 है, लोन पेयर वाला केस। चलो NH2 हटाते हैं, OH देते हैं। OH में 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक, सही चल रही कहानी, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, डबल सिंगल डबल, कौन सा कॉन्जुगेशन हुआ, पाई पाई कॉन्जुगेशन। और अगर यहाँ पे कंसीडर करोगे तो डबल से OH ये क्या हो गया, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या था, पाई पाई कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। तो अगर आपको इसका नाम रखना हो तो पाई पाई को कंसीडर नहीं करेंगे, प्रायोरिटी देंगे लोन पेयर पाई को। तो नाम क्या आ जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर सिस्टम का, या ऐसा कोई केस होगा लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ठीक, तो एक साथ 2 होंगे तो उसका भी केस बता दिया। तो ये बात हो गई हमारे कॉन्जुगेशन के बारे में, तो समझ में आ गया। अब आपने सब कुछ सीख लिया, गियर क्या होता है, एक्सेलेरेटर क्या होता है, स्टीयरिंग कहाँ पे है, और आपका मतलब वो सीट बेल्ट कहाँ पे है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया, ब्रेक ब्रेक सब दिखा दिया। ठीक, जहां पर भी बच्चों कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा वहां पर रेजोनेंस होगा, जहां पर कॉन्जुगेशन वहां पर रेजोनेंस। फिर से बोल रहा हूं, जहां पर कॉन्जुगेशन वहां पर रेजोनेंस, यानी कि इन 5 में से कोई एक वैरायटी भी अगर आपके पास आ रही है तो वहां पर एक फिनोमिना होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। तो उसका स्क्रीनशॉट लो, तो मैं अब रेजोनेंस शुरू करने जा रहा हूं। अब रेजोनेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, इसमें ऐसा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वैरायटी है कि हमारे हर साल 1 या 2 सवाल इससे आ ही जाते हैं, या 1 या 2 सवालों का एक्सप्लेनेशन ये होता है। ठीक, अगर बात करी जाए बच्चों रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की बड़ी रेजोनेंस, यार स्पेलिंग भी गलत हो जाती कभी कभी, रेजोनेंस की बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ी छोटी सी है, डोप। अब आप कहोगे यार ये डोप क्या क्या लेना देना है, गाना आपने सुना होगा डोप शोप वाला, तो वो जो कलाकार है ना वो आपको रेजोनेंस सिखाना चाह रहा है। कैसे, देखिए डी से निकाला क्या, डी लोकलाइजेशन, ओ से क्या निकाला, ऑफ, पी से निकाला पाई, और ई से निकाला बच्चों इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सिंपल डेफिनेशन तो ऑर्गेनिक में कोई है ही नहीं। एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको सिखाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर 2 अल्फाज की होती है, यहां पे 4 अल्फाज आ गए हैं। डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रेजोनेंस, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उनका डी लोकलाइजेशन होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और दूसरी जगह से उस जगह पे वापस आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है बच्चों, रेजोनेंस कहा जाता है। एक तो ये डेफिनेशन है, उसके अलावा आप ज्यादा खुराफात करोगे, ठीक, किसी दूसरी किताब में जाओगे तो आपको दूसरे राइटर्स क्या कहेंगे कि भाई साहब डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होना किसी एक कंपाउंड के लिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा रेजोनेंस कहलाएगा। चाहे ये वाली पढ़ के जाओ चाहे ये वाली पढ़ के जाओ। अब इन दोनों का सही एक्सप्लेनेशन क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। जो पीछे हम लोगों ने बात की थी कि सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 है। डबल बॉन्ड की जो होती है वो मैंने बताई थी 1 कितनी, अरे यार 3 समथिंग होती है, समथिंग नहीं 3-4 ही कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में है ये वैल्यू। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की मैंने आपको बताई थी 1.2 होती है। ठीक, ये तो अभी हमने पीछे सीख लिया। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी उनके स्ट्रक्चर से नहीं मिल पाती है। समझिएगा बात को,
कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी पूरी जानकारी, पूरी प्रॉपर्टीज उनके स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि हो सकता हो दूसरे वाले से मैं इसकी बची कुची प्रॉपर्टी समझा दूं। जैसे बेंजीन की बात करते हैं, ऐसे होता है C6H6, यहां डबल, यहां ऐसे, यहां ऐसे, ठीक। उसके बाद इसका नाम क्या मैंने बताया भाई लोग, बेंजीन, लेकिन लिखेंगे बेंटेन। बेंटेन क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब कुछ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बेंटेन होता है ना, कभी याला एलियन बना, कभी वाला एलियन बना, तो वैसे ही हमारा बेंजीन है, बेंटेन है। इसका चाहे नैप्थलीन बनाओ, चाहे एंथ्रासीन बनाओ, चाहे इसका DDT बनाओ, चाहे इसका फिनोप्थिलीन बनाओ, चाहे इसका XYZ कुछ भी बनाओ, बहुत कुछ बन सकता है इससे, ठीक। तो ये हमारा बेंटेन है। इसी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 1.34, ठीक। सिंगल बॉन्ड की कितनी थी बच्चों, 1.54। फिर डबल बॉन्ड के लिए देखा गया तो कहा कि सर 1.34, सिंगल के लिए 1.54, फिर डबल के लिए 1.34 और सिंगल के लिए 1.54। ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ थी हमारी। लेकिन जब बेंजीन की स्टडी करी गई तो पता ये चला कि इसमें जो सारे बॉन्ड्स हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 1.39 है एंगस्ट्रॉम में। अब इससे हमें क्या पता चला कि यार ये क्या चक्कर हो गया, हमने तो सोचा था ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ ये इन दोनों के बीच में आ गई। इसका मकसद ये है कि ना डबल बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स है, ना सिंगल बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स है। अगर सिंगल बॉन्ड 1.54 आती, मतलब यहाँ पे फिक्स होता तो 1.54 आती, लेकिन इस कार्बन से इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 1.39 आई, दोनों के बीच की आ गई, ना डबल की आई ना सिंगल की आई। तो इन्होंने कहा देखो यार, ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, हो सकता हो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ रहा हो, ऐसे दिखाते हैं। तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर बन के आया जिसमें इन्होंने क्या करा, यहाँ पे डबल खींचा, यहाँ सिंगल, ये डबल। अच्छी रिंग्स बनाना बेंजीन में बड़ी कलाकारी है, ठीक। तो ये आपका आ जाता है ऐसा। तो इन्होंने कहा देखिए ये और ये हमारे एक ही कंपाउंड के दो अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डिफरेंस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट का डिफरेंस है। यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गए, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन थे तो ये भाई साहब यहां कहीं पे पहुंच गए, ये यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे डबल बॉन्ड के तो ये यहां पर पहुंच गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, अपनी जगह बदल ली और फिर वापस इसी में आ गए। इसी वजह से हमें बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ थी वो सही ना मिली, दोनों के बीच में मिली, ठीक। तो इसको ऐसे भी समझाया जाता है कि एक ही कंपाउंड के अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स जो हम किस लिए बना रहे हैं, उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए, उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेंस फॉर्म्स। क्या कहा जाता है स्ट्रक्चर्स को, रेजोनेंस फॉर्म्स या कैरोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। किसी किसी किताब में कैरोनिकल स्ट्रक्चर लिखा होता है, तो ये भी रेजोनेंस फॉर्म है, ये भी हमारा कैरोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस फॉर्म है। और इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्ट्रक्चर जो दोनों को रिप्रेजेंट करे उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। और आपने किताब में देखा होगा ऐसे सर्किल बना देते हैं। सर्किल का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे में ऐसे करके रोटेट हो रहे हैं, तो उन्होंने सर्किल बना दिया, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो फिनोमिना हो रहा है इस पाई इलेक्ट्रॉन के घुमाने का, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज होने का, उस फिनोमिना को कहा जाता है रेजोनेंस। अब इसको समझो, फिर से समझ लो, स्टाइल से समझ लो, जिस लैंग्वेज में आपको पसंद है। अगर आपके पास, मैं कहता हूं कलर थोड़ा सा साफ कर दे इसको, तो इसको अगर साफ करो तो मतलब करें, ये हटाते हैं। अगर मेरे भाई तुम ब्लू कलर को ले लो और येलो कलर को ले लो, ठीक, दोनों को मिला दो तो इनको मिलाने से आपको ग्रीन मिलता है, ठीक। दोनों को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। तो ग्रीन में कहीं ना कहीं ब्लू प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं येलो प्रेजेंट है, ठीक। और ओरिजिनल क्या है, वो ग्रीन कलर है। ब्लू और येलो है लेकिन अंदर है, छुपे हुए हैं। वैसे ही क्या है, जो ग्रीन हमारा है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इसी के अंदर जो छुपे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, कैरोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे समझ लीजिए। या अगर आप साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको एक जानवर पढ़ाया जाता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, जिसको कहा जाता है लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स। उसका नाम कुछ आर्क्योप्टेरिक्स होता है।
अभी आप इवोल्यूशन आप पढ़ोगे अपने प्री मेडिकल में तो फिर आप सुनोगे 10th में भी बताया जाता है कि आर्क्योप्टेरिक्स ऐसा हो, एक लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, मिला नहीं है, खाली उसका वो मिला है, क्या कहते हैं, फॉसिल मिला है। ठीक, तो आर्क्योप्टेरिक्स में बर्ड भी है, रेप्टाइल भी है। तो बर्ड और रेप्टाइल हमारे क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और आर्क्योप्टेरिक्स हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसके अंदर ये दोनों है लेकिन छुपे हुए हैं, तो यही हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये दोनों इसके अंदर छुपे हुए हैं, अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक, तो मैंने आपको हर लहजे में समझाने की कोशिश करी रेजोनेंस के बारे में। अब बात आती है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट, यहां से भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट कैसे हुआ। ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसकी वजह से एक नया फिनोमिना देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, जब ये रिंग हमारी सब्स्टिट्यूटेड हो जाती है। उस फिनोमिना को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मीजोमेरिक इफेक्ट। फिर उसके बाद इस जो स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इनको बनाने के लिए हमारे पास क्या नियम है, और रेजोनेंस हमारा एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। तो इस स्टेबलाइजिंग फिनोमिना के लिए हमें कहाँ कहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कहाँ पे घट भी सकती है। ठीक, तो रेजोनेंस के रूल्स, रेजोनेंस की वैरायटी और रेजोनेंस के अलग अलग टाइप और रेजोनेंस से होने वाला इफेक्ट, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, उसको नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको रेजोनेंस का थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, डेफिनेशन बता दी है, कॉन्जुगेशन बता दिया है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और इसको लिख लो अच्छे से ताकि भूलो मत।